डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो एंशियंट हिस्ट्री में हम आपको बताएं अभिलेख के बारे में चर्चा किए और आज हम उसी से रिलेटेड आपको इस कंटेंट को बताने जा रहे हैं कि कौन सा अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको आप लोग भली भांति जानिए, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ अभिलेख, यानी अभिलेख के कितने प्रकार हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग जानिए कि किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन भारत में पुरातात्विक साक्ष्य में सर्वप्रथम अभिलेख का स्थान आता है। सर्वप्रथम अभिलेख का स्थान आता है तो उसके बारे में हम चर्चा किए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभिलेख किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग जानिए कि हाथी गुफा अभिलेख, यानी इस अभिलेख से इस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग यह जानिए कि अभिलेख शासक, ओके। एक नंबर में आप जानिए कि हाथी गुफा एक नंबर में है। हाथी गुफा अभिलेख, इसे हम तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। और इससे इस हाथी गुफा अभिलेख से जाहिर सी बात है कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और कलिंग के राजा खारवेल, ओके। तो इस चीज को बड़ी बात आप लोग समझ गए। 2 नंबर में है जूनागढ़ अभिलेख। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और इससे किस वंश के बारे में, किस राजा के बारे में जानकारी जानिए। तो जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है कि ओके। 3 में आइए, 3 में आपका है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से जाहिर सी बात है गौतमी बल्लभश्री के बारे में जानकारी मिलती है। किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतमी बल्लभश्री शासक के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा अभिलेख है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, और इससे प्रयाग स्तंभ लेख से जो है समुद्रगुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त, ओके। इस चीज को आप लोग समझ गए कि किस अभिलेख यानी हाथी गुफा अभिलेख जो है, इस अभिलेख को जाहिर सी बात है तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग समझ गए। और इससे जो किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो कलिंग यानी मूलसागर खानदेश के बारे में जानकारी जो है मिलती है। 2 में जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। 3 में हो गया नासिक अभिलेख, और इससे जो है गौतमी बल्लभश्री के बाद शासक के बारे में जानकारी मिलती है। 4 में प्रयाग स्तंभ गुप्त के बारे में जो शासक है उसके बारे में जानकारी मिलती है। 5 में ऐहोल अभिलेख, उससे 5वां जो है ऐहोल अभिलेख। पांच में जो है ऐहोल ऐहोल अभिलेख, इससे जो है ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन जीती है। पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? तो ऐहोल अभिलेख से। इस चीज को भी आप लोग समझ गए। 6 में जो है छठा है आपका मंदसौर अभिलेख, यानी मंदसौर मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख से जाहिर सी बात है मालवा के नरेश यशोवर्मन के बारे में, मालवा के राजा यशोवर्मन के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो किससे मिलते हैं? मंदसौर अभिलेख से। 7 में है तो 7वां जो आपका अभिलेख है वह है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, और ग्वालियर अभिलेख से जाहिर सी बात है प्रतिहार नरेश
प्रतिहार के राजा यशो वर्मन, सॉरी, यानी ग्वालियर अभिलेख जो है, ग्वालियर अभिलेख से आपको प्रतिहार के राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार ओके, इस चीज को भी आप समझ गए। ओके, 8 में देखते हैं कि 8वां में कौन इम्पोर्टेंट है। तो 8 में भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, भित्री और जूनागढ़ अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग जानिए कि अस्कान गुप्त, यानी अस्कान गुप्त नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, जाहिर सी बात है कि नौवा अभिलेख जो है वह कौन सा है। तो इस चीज को जानिए, वह है देवपाड़ा अभिलेख। कौन अभिलेख है? 9 में है देवपाड़ा अभिलेख। ओके, और इस अभिलेख से जाहिर सी बात है बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में, बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, इस चीज को आप लोग बड़ी बात ही समझ गए होंगे। अब इस अभिलेख से जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है, इस अभिलेख में कुछ फैक्ट्स उसको आप लोग जानिए कि अभिलेखों के अध्ययन को हम इपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म जो विकसित होने का जो प्रमाण है, वह यवन के राजदूत होली यवन के राजदूत जो है होलियोडेरस के, यानी बेसनगर जो है, बेसनगर जो है विदिशा में पड़ता था, वह जो है इस सब की जानकारी हमें गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। तो इस चीज को भी जानिए। उसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वह किस अभिलेख से, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है सौगौरा अभिलेख से मिलता है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद है इस सब जो है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इस सती प्रथा का जो जाहिर सी बात है पहला जो है लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है। और भानुगुप्त नामक शासक जो थे उस वक्त थे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको जानना अनिवार्य है। और इसके बाद जो हम आपको अभिलेख के प्रकार बताएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन अभिलेखों के अध्ययन को
एपिग्राफी कहा जाता है। ओके, तो मैं ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पोर्ट एंड फैक्ट्स, ओके, दो में है। मध्य भारत में मध्य भारत में भागवत धर्म जो है, मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का परिणाम को विकसित होने का मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का परिणाम जो है इस अभिलेख में मिलता है। तो यौन के गरुड़ स्तंभ लेख से इसका प्रमाण मिलता है मध्य भारत में, यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। इस चीज को आप लोग जानिए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख से इसका जो है मध्य भारत में जो है भागवत धर्म डेवलप किया, वो इसका प्रमाण जो गरुड़ स्तंभ लेख से अभिलेख से मिलता है। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। लेकिन यौन के राजदूत उस वक्त हेलियोडोरस यानी हेलियोडोरस था। इस चीज को आप लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जीत, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जीत किस अभिलेख में मिलता है? किस सर्वप्रथम भारत का जीत किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सब होगा। अभी इस चीज को आप समझ गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जो फैक्ट्स है यानी सॉरी, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है सौ नहीं है, यानी मिस्टेक्स हो गया। यह है हाथी गुफा अभिलेख, और यह हाथी गुफा अभिलेख, लेकिन सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है, दुर्भिक्ष की सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी यानी देने वाला अभिलेख कौन है? अब आपका आंसर होगा
और ओके, तब जाकर आपका सौ आंसर हो गया। और यानी भारत वर्ष का सर्वप्रथम जी कहाँ मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। इस चीज को बड़ी बात है, आपको समझिए। उसके बाद जो है इसी अभिलेख में, किसमें, यानी दुर्ग सौगौरा, सौगौरा अभिलेख में जो है, जाहिर सी बात है, संकट काल में कोई भी उपयोग की जाने वाली खाद्यान्न पदार्थ जो है को सुरक्षित रखने का जो है काफी व्यापक रूप से सौगौरा अभिलेख में संकट काल कोई पड़ता था उस जमाने में, तो खाद्यान्न या खाने से कटे सभी वस्तु वस्तु सभी जो है खाने से संबंधित सभी यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का उल्लेख भी जो हमें मिलता है संकट काल में, तो अब किस अभिलेख से मिलता है, तो सौगौरा अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। इस चीज को आप लोग पहली बात ही समझिए। उसके बाद है सर्वप्रथम भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वह मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ओके, इस चीज को जानिए। सर्वप्रथम भारत पर जो है आक्रमण करने वाले हुन थे, कौन थे, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे। ओके, इस चीज को जानिए। हुन थे, जिसकी जानकारी जिसके जानकारी हमें जाहिर सी बात है भीतरी स्तंभ लेख से, जिसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ भीतरी स्तंभ लेख से भीतरी स्तंभ से भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी जो है मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो यानी हुनों का जो आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर हुआ था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अब आते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, एरन अभिलेख और किस शासक काल में, यानी शासक भानुगुप्त। ओके, भानुगुप्त यानी शासक जो है भानुगुप्त से, भानुगुप्त के समय से, यानी शासक भानुगुप्त के समय से प्राप्त होती है, प्राप्त
यानी सर्वप्रथम सती प्रथा का विशेषता कैरन अभिलेख शासक जो है भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो इस चीज को सर्वप्रथम सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कैरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। इस चीज को बता। अब आते हैं सातवाहन राजाओं का जो है पूरा इतिहास की जानकारी जो है वह अभिलेख से ही प्राप्त होती है। इस चीज को भी आप लोग जानिए कि सातवाहन शासक जितने भी हुए हैं, सातवाहन राजा जितने भी ये हुए हैं, उनके बारे में ऑल इन ऑल जानकारी जो है उसका हिस्ट्री जो है हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणियों को जानने। रेशम जो रेशम बनाते थे और रेशम जो है उत्पाद करके और कपड़ा जो है बुनते थे, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी यानी कैटेगरी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। यानी रेशम बुनकरों ओके रेशम बुनकरों की श्रेणी ओके रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी रेशम बुनकरों के श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी जो है मंद और अभिलेख से मिलती है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें जो है अभिलेख के प्रकार के बारे में हम बताएंगे कि बृहत अभिलेख और लघु शिलालेख और गुहा अभिलेख के कितने कितने प्रकार हैं और बृहत अभिलेख के अंतर्गत कितना लेख आता है, गुफा अभिलेख के अंतर्गत कितना जो है अभिलेख आता है और द्वितीय स्तंभ लेख के अंतर्गत कितना अभिलेख आता है और अभिलेख के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। तो इस सब विषय वस्तु पर खासकर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।